कल्पना कीजिए आप एक बेहद मनोरम दृश्य वाले छोटे पहाड़ों से घिरे एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पहुंचने के लिए मानव निर्मित कोई व्यवस्था नहीं है। यह एक खड़ी चढ़ाई वाला पहाड़ है और आप पत्थरों के सहारे ऊपर पहुंचते हैं, जहां पत्थरों से बने गणेश जी की बेहद खूबसूरत मूर्ति आपके सामने होती है। यह जगह बेहद छोटी और समतल है और वहां पर सिर्फ आप और गणेश जी की सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्ति है। यहां पहुंचकर आप उस मूर्ति के सामने ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। इसी बीच प्राण प्रतिष्ठित गणेश जी को अनहोनी का एहसास होता है और वे आपकी आत्मा में समा जाते हैं। आप पूरी तरह से साधना में लीन हैं और इसके आगे क्या हुआ वह आपको नहीं मालूम। इसके कुछ देर बाद उनकी मूर्ति वहां से पूरी तरह से गायब हो जाती है। अब वहां पर आपके अलावा और कोई नहीं है। शायद किसी ने मूर्ति को ऊपर से नीचे गिरा दिया और वह कई टुकड़ों में बिखर गई। लेकिन इस बीच गणेश जी को संकट में देख ईश्वर ने मानो किसी को भेजा है और वह अपने साथियों के साथ मिलकर मूर्तियों के उन टुकड़ों को सहेज कर पहाड़ के ऊपर ले जाता है और उसके एक एक हिस्से को जोड़कर फिर से पहले जैसा प्रतिस्थापित कर देता है। आपका ध्यान टूटता है और आप आंखें खोलकर देखते हैं क्योंकि आपकी आत्मा में बसे गणेश जी फिर से अपनी मूर्ति में समा जाते हैं। आपको ध्यान के पहले और ध्यान के टूटने के बाद मूर्ति में कोई अंतर नजर नहीं आता। तो यह आपकी कल्पना थी और इस आपके ध्यान की मुद्रा के बीच क्या हुआ, इसी को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रभात सिंह जी। प्रभात सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं DNX टीवी में। और ढोलकल गणेश जी की जो मूर्ति आपके टीम के द्वारा प्रतिस्थापित की गई, उसके संबंध में हम अपने दर्शकों को आज आपके द्वारा बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस मूर्ति का इतिहास क्या है और बस्तर जैसे क्षेत्र में, एक दुर्गम क्षेत्र में इसका स्थापित होना, इसके पीछे की जो पूरी जानकारी है वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, ढोलकल गणेश की जब हम बात कर रहे हैं तो ढोलकल गणेश की जो प्रतिमा है वो मूर्ति कला के आधार पे लगभग 900 वर्ष पुरानी मानी जाती है। और जहाँ तक बस्तर के इतिहास से इसका संबंध है, बस्तर का इतिहास अगर हम देखें तो 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में नल शासकों ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की। हालांकि साथ ही साथ उनका दक्षिण में वाकाटकों के साथ सत्ता को लेकर संघर्ष भी होता रहा, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में नल शासक बस्तर क्षेत्र में अपनी अधिसत्ता को कायम रखने में सफल रहे हैं। जब नलों का पतन हुआ उसके बाद हम देखते हैं कि एक ऐसा दौर आता है जिसमें राजनीतिक अस्थिरता इस अंचल में देखने को मिलती है और इस दौरान दक्षिण के और उड़ीसा के जो शासक थे, चालुक्य, राष्ट्रकूट, गंग, कलचुरी, ये इस क्षेत्र पे काबिज होने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे और इस अस्थिरता को लगभग 11वीं शताब्दी के आरंभ में समाप्त किया नागवंशी शासकों ने, जिनको चक्रकूट के नाग या छिन्नक नागवंशी शासक कहा जाता है। और इस वंश के जो प्रथम राजा वैसे नृपति भूषण माने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साहित्यिक संदर्भ भी मिलते हैं जिसके आधार पे ये अनुमान किया जाता है कि बस्तर क्षेत्र में नागवंश का जो आगमन है वो 8वीं शताब्दी में वल्लभ राज के समय हो गया था। नृपति भूषण के वंश में हम आगे देखते हैं कि जो 11वीं-12वीं शताब्दी का समय रहा, आरंभिक शासक पूरी तरह से संघर्ष से मुक्त नहीं हुए थे। इस समय भी चोल और पश्चिमी चालुक्य निरंतर उनके ऊपर आक्रमण करके चक्रकोट के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि आरंभिक जो नागवंशी शासक थे,
छिंदक नागवंश के, वे कभी स्वतंत्र रूप से तो कभी चालुक्यों के अधीन उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे थे। लेकिन जो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था सोमेश्वर देव, उन्होंने उनके काल में बस्तर अंचल में स्थापत्य और मूर्ति कला की बहुत उन्नति हुई और सोमेश्वर देव का जो काल माना जाता है 11वीं शताब्दी का अंतिम भाग और 11वीं शताब्दी के अंतिम चरण और 12वीं शताब्दी के प्रथम चरण में, ये वही काल है जिसका निर्धारण मूर्ति कला के आधार पर ढोलकल की प्रतिमा का किया गया है। तो इस आधार पर इस बात की प्रबल संभावना है कि सोमेश्वर देव के शासनकाल में ढोलकल में गणेश मंदिर का निर्माण हुआ और उस मंदिर में जिस प्रतिमा का हम जिक्र कर रहे हैं वो स्थापित की गई। क्या कारण है कि बस्तर में, जैसे बारसूर एक उदाहरण है हमारे सामने, और एक ये ढोलकल गणेश जी का जो है, ऐसे बहुतायत में गणेश जी की प्रतिमा मिलती है जी, जबकि संस्कृति वहाँ आदिवासी संस्कृति है जी, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में किसी देवता विशेष की मूर्तियों का मिलना, ये उस क्षेत्र के शासक और प्रजा, ये जो दो वर्ग हैं, इनके धार्मिक आस्था और उनके अनुष्ठान से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है। और गणेश वैसे भी देवताओं में प्रथम पूजनीय माने गए हैं और हम देखते हैं कि नलों से जो बस्तर का इतिहास आरंभ होता है, नलों के समय में वैष्णव धर्म की बहुत उन्नति हुई और पूरे बस्तर अंचल को अगर एक इकाई मानकर आप देखें तो ब्राह्मण धर्म के पांचों संप्रदाय, शैव, वैष्णव, सौर, शाक्त, गणपत्य के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म के से संबंधित मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पे हम ये विचार करें कि गणेश की प्रतिमा इस आदिवासी बहुल वनांचल क्षेत्र में अधिक मात्रा में क्यों मिल रही है। तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से देखें तो बस्तर अंचल में शिव मंदिरों की हमको बहुलता दिखाई देती है। इसका तात्पर्य यह है कि इस क्षेत्र में शासक करने वाले सत्ता और प्रजा ये शैव अनुयायी रहे हैं और शिव जो हैं नागरिक सभ्यता के नागरिकों के समान ही जो ग्रामीण अंचल में, वन अंचल में रहने वाले आदिवासियों में भी शिव जो है समान रूप से पूजनीय हैं। अब जो गणेश हैं, गणपति, ये मूलतः शिव परिवार के देवता हैं, शिव जी के पुत्र हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी शिव मंदिर हैं उन शिव मंदिरों में शिव के साथ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, इनका अंकन शिव मंदिरों में और मूर्तियों में समान रूप से होता है। बस्तर क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों की भांति हम देखें तो बस्तर क्षेत्र में भी खास करके जो छिंदक नागवंश के काल में गणेश की स्वतंत्र मंदिर और मूर्तियों की हमको स्थापना ज़्यादा दिखाई देती है। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि गणेश शैव धर्म में पूजित होते हुए भी एक पृथक संप्रदाय जो गणपत्य संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, ये गणेश की मूर्तियों की बहुलता बस्तर अंचल में गणपत्य संप्रदाय की उपस्थिति की सूचना देता है। जिस तरह से खबरें बीच में आई थी, वैसे ढोलकल गणेश जी के बारे में भी हम जिक्र करें तो पहले सोशल मीडिया में इस चीज़ को लेके बड़ा वो रहता था कि ये कहाँ का है। कई लोग पूछते थे, मैंने भी सोशल मीडिया अकाउंट में देखा था। और उसके बाद अचानक जो भी दुर्घटना हुई, विखंडित हुआ और उसको फिर से जब पुरानी स्थिति में लाने का जिम्मा आप लोगों को सौंपा गया, तो किस तरह की चुनौतियाँ थी आपके सामने, किस तरह के कार्य आपको करने पड़े उसके लिए? देखिए, जो ढोलकल की गणेश मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति, इसके साथ जो दुर्घटना हुई, हम लोगों को इसकी सूचना 27 जनवरी 2017 को मिली थी। यह निसंदेह बहुत ही निंदनीय घटना है जिसमें कि जो दूसरों के विघ्नहर्ता हैं उनको मानवीय कारणों से विघ्न में पड़ना पड़ा। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे प्राचीन विरासतों के साथ ह्यूमन फैक्टर जो है इस तरीके से काम कर रहा है। और 27 जनवरी को इसकी सूचना हमें प्राप्त हुई थी। उस समय हम लोग पद्मश्री आदरणीय श्री अरुण कुमार शर्मा जी के
साथ सिरपुर उत्खनन कैंप में काम कर रहे थे। तो उस समय हमारे जो तत्कालीन संस्कृति सचिव थे श्री संतोष मिश्रा जी, उनका फ़ोन आया था शर्मा सर के पास और उनके इस फ़ोन कॉल से हमें सूचना मिली कि ऐसी ऐसी घटना दंतेवाड़ा में घटी है और साथ में ये निर्देश भी उनका हमें मिला कि शर्मा सर के साथ कि आपकी टीम को लेकर के आप वहाँ जाइए और इस मामले को देखिए। हम लोग को शाम को सूचना मिली और हम लोग रातों रात सफ़र तय करके 28 तारीख की सुबह दंतेवाड़ा पहुँचे। वहाँ दंतेवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर साहब थे श्री सौरभ कुमार साहब, उनके साथ मीटिंग हुई और मीटिंग में फिर यह तय हुआ कि हम लोग फरसपाल थाना, जहाँ पे वो गणेश मूर्ति के टुकड़ों को एकत्र करके रखा गया था, वहाँ जाके पहले उनका मुआयना करें और फिर उसके बाद आगे अच्छा, टुकड़ों को एकत्रित करने के लिए किनका सहारा लिया गया? जी, हम लोगों के हमारी पुरातत्व विभाग की टीम के पहुँचने के पहले वहाँ के कलेक्टर साहब और एसपी साहब के नेतृत्व में डीआरजी, सीएएफ और सीआरपीएफ के जो टीम थी, इन लोगों ने मिल करके जो ढोलकल पहाड़ी के पश्चिम दिशा में खाई है, जहाँ वो मूर्ति गिरकर टुकड़ों में बट गई थी, वहाँ से उन सारे टुकड़ों को कलेक्ट करने का काम इन्होंने किया था और वो सारे टुकड़े ला करके फरसपाल थाने में रखे गए थे। दूसरे दिन जब हम लोग सुबह वहाँ पे पहुँचे फरसपाल थाने में जाकर के, तो आप प्रथम दृष्टया उन 58 टुकड़ों को देखते तो विश्वास ही नहीं होता कि इस मूर्ति को पुनः जोड़ा भी जा सकता है। तो शर्मा सर का निर्देश फिर प्राप्त करके हम लोगों ने ट्रायल बेस पे पहले एक रेत का बेड बनाया। रेत का बेड बना करके उन मूर्ति के टुकड़ों को, चूँकि चित्र हमने देखा था वो सभी फरसपाल थाने में हमने किया। फरसपाल थाने में हमने प्रैक्टिकली उसको असेंबल करने की कोशिश की कि ये क्या पॉसिबिलिटी है, इस मूर्ति को फिर से हम असेंबल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि नहीं, इसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए। तो चूँकि ज़मीन पे करने पे मूर्तियों के जो टुकड़े हैं उनके और टुकड़े होने की संभावना होती है कठोर धरातल पे, इसलिए सॉफ्टनेस के लिए नीचे हमने रेत का एक बेड बनाया। और उसके ऊपर चूँकि उसका फोटोग्राफ भी हमारे पास अवेलेबल था, ऊपर उनके मुकुट से लेकर के फिर हाथ, वक्ष, उनके उदर, इन सब जो अंग मिल रहे थे उन टुकड़ों में, उनको पहचानते हुए उनको पास पास टुकड़ों को, ये ठीक उसी तरह से था जैसे पजल को हम जोड़ते हैं, उस तरीके से उनके टूटे हुए किनारियों को देखना कौन कहाँ से जुड़ सकता है। और यूँ करते हुए करीब आधे घंटे में हमने 90% हिस्सों को जो है वो असेंबल कर लिया और इस परिणाम से अवगत कराया। फिर शर्मा सर ने और कलेक्टर साहब ने देखा तो वो बहुत उत्साहित हुए और फिर गांव वालों से चर्चा करके यह निर्णय लिया गया कि इस मूर्ति को पुनः वहीं स्थापित किया जाए। अब इस मूर्ति को वहाँ स्थापित करने में जो बड़ी चुनौती थी कि इनके टुकड़ों को तुरंत नहीं जोड़ा जा सकता था, क्योंकि अगर हम फरसपाल थाने में ही उनको जोड़ दें तो फिर इनको ट्रांसपोर्ट करके उस जगह पे ले जाने में बड़ी, और वो बहुत दुर्गम जगह है, लगभग 2500 फुट ऊंचाई। जी, दूसरा एक और जो पहलू था जिस पे ध्यान रखने की जरूरत थी कि पहले यह मूर्ति वहाँ पत्थर के फ्लैट बेस पे रखी हुई थी, जिसकी वजह से किन्हीं लोगों ने उसको लुढ़का के गिरा दिया, जिसकी वजह से वो मूर्ति टूट गई थी। तो अगर हम इस मूर्ति को दोबारा जोड़ करके वैसे ही रख दें तो फिर भी उसके साथ ऐसी पुनरावृत्ति हो सकती है। तो ये पुनरावृत्ति न हो तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने यह विचार किया कि जिस जगह पे वो मूर्ति मूल रूप से स्थापित थी वहाँ पे उस मूर्ति का जो पेडेस्टल है नीचे का, उस पेडेस्टल के नाप का एक खांचा तैयार किया जाए, एक सॉकेट बनाया जाए उस चट्टान को काट करके और उसमें इसको फिक्स कर दिया जाए ताकि इसको मूव न किया जा सके, वहाँ से हिलाया न जा सके। और उसको चिपकाया भी क्या? जी, एराडाइट से उसको फिक्स कर दिया गया, अब वो वहाँ से हिल नहीं सकते। तो मुख्य रूप से चिपकाने के लिए एराडाइट का इस्तेमाल करते हैं? जी, जो एपॉक्सी रेजिन होता है उसमें रेजिन और हार्डनर होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिला करके और एडहेसिव, एक स्ट्रॉन्ग एडहेसिव तैयार किया जाता है पत्थर को जोड़ने के लिए, और उसी प्रोसेस को हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया था।
तो इसके बाद जब यह निर्णय हो गया कि इस मूर्ति को वापस उस जगह पे जोड़ना है, तो फिर कलेक्टर साहब का निर्देश हुआ कि आगे की आप लोग तैयारियां कर लीजिए, जो सामग्रियों की ज़रूरत हो वो उसकी सूची बना लीजिए और वो सब सामान लेकर के फिर दूसरे दिन सुबह से काम शुरू करना था। शर्मा सर के साथ भी हम लोगों ने अपनी जो तकनीकी कार्य योजना है मूर्ति को जोड़ने की वो तैयार की, और चूंकि हमने असेंबल किया था तो उसको वैसे ही हटाना ठीक नहीं था। उसकी फोटोग्राफी कर ली गई कि हमने किस पोजीशन में इसको असेंबल किया है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लिया कि कौन सा हिस्सा किस हिस्से से जुड़ता है। उसको मार्कर पेन से मार्किंग भी कर ली अंदर के हिस्सों में कि ये ABCD अगर हाथ का है तो उसको एक शॉर्ट नेम देते हुए एब्रीविएशन के साथ में उसकी मार्किंग कर ली, ताकि दोबारा जब हम टुकड़ों को जोड़ने के लिए ज़्यादा समय न लगे और फटाफट उनको खोज करके हम एक दूसरे से काफ़ी संख्या में भी था, 58 टुकड़े थे जैसा आप बता रहे हैं जी। तो ये करने के बाद फिर सारी तैयारियां की गई, और तैयारी करके दूसरे दिन और हम लोगों के साथ पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, CRPF की टीम, DRGCF की टीम और गांव वाले, इन सब का बहुत ही सकारात्मक सहयोग रहा। और यूँ कहिए कि जिस ढोलकल पहाड़ी पर एक बार जाना दुर्गम होता है, कष्टप्रद होता है, जो लोग एक बार चढ़ते हैं दोबारा जाने की हिम्मत नहीं उठाते, उस जगह पर लगातार 5 दिन, क्योंकि एक तरफ की पैदल चढ़ाई 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर चढ़ना और 5 किलोमीटर उतरना, और फिर वहाँ जो 3-4 घंटे मिले उसमें आपको काम करना है, क्योंकि रात भी हो रहा था जी। और चूंकि उस जगह पे सुरक्षा की दृष्टि से भी चौकन्ना रहने की जरूरत थी। SP साहब का निर्देश होता था कि ज़्यादा शाम न करें, अंधेरा ना हो, और टीम जो है वो सकुशल लौट आए, क्योंकि वो एरिया वैसे ही थोड़ा अशांत माना जाता है। तो इन सब दिशा निर्देशों का ख्याल करते हुए इसी दायरे में हम लोगों को वहाँ पे काम करना था, और पूरी टीम वहाँ पे जिला प्रशासन के साथ मिल करके पुरातत्व विभाग की कर रही थी। दूसरा जो चैलेंज हम लोगों को आया, जब हम लोग दूसरे दिन पहुँचे वहाँ पे मूर्तियों के टुकड़े, तो हमने उसमें स्टेप डिवाइड किया था कि पहले पेडेस्टल के हिस्से को जोड़ें, फिर बॉडी के मिडिल पार्ट को जोड़ेंगे, उसके बाद अपर पार्ट को जोड़ेंगे, क्योंकि एरोडाइट को सेट होने में टाइम लगता है। एकाएक एक के ऊपर एक नहीं रख सकते, अदरवाइज फिर वो ठीक से जुड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम पहले दिन नीचे के जो पेडेस्टल के टुकड़े हैं उन्हीं को लेकर के गए थे, ताकि सॉकेट बना के फिक्स कर दें उसको। वहाँ पे पहुँचने पर पता चला कि ये जो रॉक है वहाँ का, ये पूरा का पूरा आयरन ओर वाला है, और इतना कठोर है कि उस पे आप अगर छेनी मारे तो हथौड़ी जो है उल्टे पीछे की ओर जाती थी। तो करीब 1 घंटे मशक्कत करने के बाद जब कोई बात नहीं बनी, तब वहाँ पे जो SDM साहब थे, श्री सौरभ देवांगन जी, उन्होंने फिर सुझाव दिया कि दंतेवाड़ा जो लाइवलीहुड कॉलेज है वहाँ के बच्चों को बुलाया जाए और जनरेटर कटर के साथ में, और उससे फिर काटा जाए। तो उनके फिर उस विचार पे अमल किया गया। लाइवलीहुड कॉलेज के बच्चे भी आए, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि उनके बिना ये संभव नहीं था कि हम सॉकेट बना पाते। और वो जो 5 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसमें जो अंतिम आधा किलोमीटर 500 मीटर का है, वो तो बिल्कुल ऐसा है कि आप जरा सा संतुलन खोए तो दुर्घटना घटी। उसमें चारों हाथ पैर के साथ मानसिक एकाग्रता चाहिए चढ़ने के लिए। अब वहाँ तक जनरेटर चढ़ाया नहीं जा सकता था, क्योंकि जनरेटर ले जाने के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए, और 2 आदमी वहाँ एक साथ किसी चीज को पकड़ के नहीं चढ़ सकते, ऐसा मार्ग ही नहीं है वहाँ। वो तो पूरा पता जी जी। तो वहाँ पे फिर ये हुआ कि आधा किलोमीटर तक वायर बिछाया गया, और जनरेटर आधा किलोमीटर दूर में चालू करके वॉकी टॉकी से संपर्क करके फिर वो सारा काम वहाँ पे किया गया। मतलब ये बहुत बड़ी चुनौती थी, न केवल पुरातत्व विभाग की टीम के लिए, बल्कि जिला प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए। और ये चुनौती उस समय बिल्कुल भारी नहीं पड़ रही थी, क्योंकि सब लोगों में इतनी एकजुटता थी और इतना सामंजस्य था कि पता ही नहीं चल रहा था कि कितना बड़ा काम हो रहा है। और इस प्रकार लगभग 10 घंटे में वो हम लोग 44 बाई 22 सेंटीमीटर का एक सॉकेट बनाने में सफल हुए। और उसके बाद चूंकि उसमें स्टोन के डस्ट थे,
और जहाँ डस्ट होता है तो पत्थर आपस में चिपकते नहीं, पकड़ नहीं होती, तो उसको फिर ड्रायर की सहायता से, सॉफ्ट ब्रश की सहायता से पूरा क्लीन किया। सरफेस को क्लीन करके फिर उसमें एराल्डाइट का लेप लगाया गया और लगा करके फिर जो पेडेस्टल है उसको वहाँ पर स्थापित किया गया। और एक बार जब पेडेस्टल स्थापित हो गया तो फिर क्रम से हमने जो पहले हमने उसका प्रायोगिक तौर पे पुनर्संयोजन किया था, असेंबल किया था, उसका अनुसरण करते करते धीरे धीरे 2.5 दिन लगे उस मूर्ति को पूरा कंप्लीट वहाँ सेटअप करने में। जैसे एक बात भी सामने आई थी उस समय कि उसका एक पार्ट जो है जी, गणेश जी की जो मूर्ति है उसका एक पार्ट जी, वो मिला नहीं जी, उसके लिए क्या किया फिर आप लोगों ने? यूँ जोड़ने के बाद जो देखा गया कि जो गणेश जी का सूंड का जो आगे का भाग होता है, जो मुड़ करके उनके बाएं हाथ में रखे मोदक को स्पर्श करता है, वो बिल्कुल आगे का हिस्सा जो है वो खंडित था और वो बहुत खोजने का प्रयास किया। इवन जब हम वहाँ काम कर रहे थे उस समय भी एक टीम रोज नीचे जा करके उसको खोजती थी कि कहीं मिल जाए तो फिर ये जुड़ जाए, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि अंत तक वो मिला नहीं। और चूँकि कृत्रिम रूप से उसमें कुछ हम एडिशन करते तो उस मूर्ति की प्राचीनता जो है वो खंडित होती, देखने में भी वो कुरूप लगता, इसलिए उसको यथावत रखा गया है। ये एक साक्ष्य के तौर पे कि इस मूर्ति के साथ ऐसी घटना घटी। और मूर्ति के जुड़ने के बाद यहाँ पे एक और जो महत्वपूर्ण काम था, मूर्ति तो जुड़ गई, जुड़ने के बाद जैसे जो जटा मुकुट है गणेश का, जटा मुकुट का कुछ हिस्सा खंडित है, उधर में जो गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं जगह जगह पे, उनका जो जनेऊ है वो टूटा हुआ है, नीचे जो पाद पीठ में मूषक है, वाहन मूषक का सिर टूटा हुआ है, गणेश भगवान के पैर की उंगलियां टूटी हुई हैं। तो ये जो खंडन था, जिसके टुकड़े नहीं मिले थे, जो उपलब्ध नहीं थे, इनकी पूर्ति करने के लिए हमने सेम उसी स्टोन का डस्ट और एराल्डाइट का पेस्ट मिला करके इन सबको गैप्स को भर दिए, जो क्रैक्स थे उनको फिलअप किए, और जहाँ जहाँ ऑर्नामेंटेशन की ज़रूरत थी उस मूर्ति में, जैसे अलंकरण थे, आभूषण थे, सज्जा थी, उनको फिर वहाँ पे जो थाना प्रभारी थे श्री अनंत प्रधान जी, उनकी खासियत ये थी कि वो काष्ठ शिल्पी थे, वो लकड़ी पे मूर्तियां बनाते थे। तो उनका वो जो हुनर था वो वहाँ काम आया। मतलब हर प्रकार के लोग वहाँ मौजूद थे जो उस काम को उसके अंजाम तक पहुँचा रहे थे। तो अनंत प्रधान साहब को मैं जरूर याद करना चाहूँगा कि जो फाइनल टच है मूर्ति को वो उन्होंने दिया था। अच्छा, इसमें जिस तरह से आप बता रहे हैं सारे लोग लगे हुए थे, एक तरफ से लाइवलीहुड को भी जोड़ लिया आपने, एक तरफ से प्रशासन लगा हुआ था, पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ था जी, सीआरपीएफ लगी हुई थी, तो सब लोगों को से जब एक साथ काम लिया तो किस तरह से मतलब आपस में सामंजस्य बिठाते हैं? जी देखिए, पुरातत्व विभाग की टीम का तो पूरा का कंट्रोल जो है वो आदरणीय शर्मा सर के हाथ में था, और आदरणीय शर्मा सर और कलेक्टर साहब सौरभ कुमार साहब, इन दोनों आपस में, ये दोनों लोग एक यूनिट के रूप में काम कर रहे थे। पूरा का पूरा योजना जो है पहले से निर्धारित था कि हम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से काम को अंजाम देंगे। बाकी जो टेक्निकल काम था, हम लोगों का अपने हिस्से का जो दायित्व था वो हम लोगों को पता था, क्योंकि सिरपुर, राजीव, कई एक्सकेवेटेड साइट पे हम लोग पिछले 10 साल से काम किए थे, तो इतना अनुभव था कि हम लोग जा कर के साइट पे काम कर लेंगे। और जो इसमें सबसे अहम रोल रहा इसको एग्जीक्यूट करने को, पूरे मामले को, इसमें प्रत्यक्ष रूप से कलेक्टर साहब श्री सौरभ कुमार जी का, शर्मा सर का, और इसमें प्रतिदिन हमको अपडेट जो है लिया जाता था। उस समय जो कल्चर सेक्रेटरी थे संतोष मिश्रा साहब, प्रतिदिन का रिपोर्ट वो हमसे लेते थे। पूरा का पूरा जो है सिस्टम वो फॉलो कर रहा था उस काम को, इसलिए सामंजस्य में कहीं कोई कमी नहीं आई। यहाँ तक कि कलेक्टर साहब प्रतिदिन हम लोगों के साथ वहाँ आते और जाते थे, सुबह से लेकर शाम तक, 5 दिन तक वो इसी काम में एंगेज रहे। तो जब वो साइट पे बैठे होते थे तो बाकी सब में एनर्जी का लेवल ऐसे ही हाई हो जाता था और आराम से वो काम निपट गया। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले जो ढोलकल गणेश जी की मूर्ति थी उसके साथ
एक घटना घटी, उसके बाद उसे पुनर्स्थापित किया गया और इस पूरे उसको पुनर्स्थापित करने तक प्रभात सिंह जी उस पूरी टीम के साथ में थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से उसको स्थापित करने में, मूर्ति को स्थापित करने में चुनौतियां थी, उसका सामना किया और अंततः सफल भी रहे। तो प्रभात सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और अब आप लोगों से एक पुरानी बात, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे नए वीडियोस आपको याद दिलाएं कि हमने नया वीडियो डाल दिया है।